कर दें शुरू। आदरणीय अधिकारीगण और सारे स्वयंसेवक बंधुओं, मुझे लगता है सारे स्वयंसेवक ही होंगे, वैसे कुछ लोग आसपास के भी होंगे, क्योंकि जब भी कोई कार्यक्रम हो, लोग ज़्यादा हों, ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचे, ऐसा संघ का प्रयास रहता है। और क्योंकि जब सभी लोगों को जानकारी होगी तो किसी भी लड़ाई के लिए तभी ज़्यादा सक्षमता से लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भाई हमारे बॉर्डर पे खड़े हैं वही लड़ाई लड़ रहे हैं। जब अंदर जो पब्लिक होती है, जिसे हम जनता कहते हैं, पब्लिक या सारे देशवासी जो होते हैं, उन सब का जो मनोबल होता है वो भी ऊंचा होना चाहिए। जब वो ऊंचा होता है तभी बॉर्डर पे हमारा सिपाही ज़्यादा अच्छे से लड़ पाता है। सेम ऐसी परिस्थिति कई बारी देश के अंदर भी हो जाती है शुरू। जिस तरह से आज हमें पता है कि देश के अंदर क्या हुआ, 2 बार हो चुका है ऐसा। फर्स्ट वेव आई, फिर सेकंड वेव आई, और उसके अंदर लड़ाई के लिए फ्रंट के ऊपर कौन थे? डॉक्टर थे, हॉस्पिटल थे और उनके हथियार थे। डॉक्टर्स के हथियार तो पता ही है जो होते हैं। लेकिन जो पब्लिक थी वो तैयार नहीं थी उस काम के लिए। डॉक्टर तो हमेशा तैयार है क्योंकि वो तो ट्रेंड है। जिस तरह हमारे फौजी भाई 24 आवर्स तैयार हैं, बॉर्डर पे खड़े हैं, जब मर्जी आ जाए उधर से लड़ाई, जब मर्जी उधर से गोलियां चल पड़े तो वो अपना काम शुरू कर देते हैं। इस तरह डॉक्टर्स के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर हमारे दुनिया के अच्छे डॉक्टरों में से हमारे डॉक्टर गिने जाते हैं। दुनिया में इतने अच्छे गिने जाते हैं, हम कहते हैं यूरोप में बहुत अच्छा है। यूरोप की डिग्री हमारे यहाँ मान्यता प्राप्त नहीं है। इंग्लैंड की छोड़ दीजिए, बाकी जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ क्योंकि जो पढ़ाई जाती है वो इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं है। जैसे हमारे यहाँ तो एक MBBS डॉक्टर भी होता है, या BIMS होता है, या DHMS होता है, जो भी होता है। आपने देखा होगा उसकी डिग्री में नीचे लिखा था फिजिशियन एंड सर्जन, मतलब उसको सर्जरी भी पढ़ाई और दवाइयाँ देना भी सिखाया। वहाँ पे वो ऐसा नहीं करते, खाली दवाई देनी सिखा दी और डिग्री दे दी MD की। अब उसको 2 टांके भी लगाने पड़ जाएं तो वो नहीं कर सकता। तो इस वजह से हमारे यहाँ फिर सरकार क्या करती है, उनको मान्यता नहीं देती कि भाई तुम तो आधे डॉक्टर हो। तो इस कहने का तात्पर्य ये है कि हमें उस तरफ से तो कोई निश्चिंत रहना ही चाहिए कि हमारे डॉक्टर बंधु कैसे हैं, हमारे हॉस्पिटल कैसे हैं। जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश के हिसाब से और जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमारे यहाँ डॉक्टर्स भी कम हैं, हॉस्पिटल्स भी कम हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा सेकेंड वेव के अंदर भी कभी डॉक्टरों ने हाथ नहीं खड़े किए कि भाई साहब हमारे से नहीं होता अब काम। और इस सारे काम के अंदर बहुत सारे डॉक्टर अपनी जान भी दे दी उन्होंने, क्योंकि जब कोविड आता है तो वो नहीं देखता कि डॉक्टर है या मरीज है या आम आदमी है, कैसा है। बीमारी के लिए सब बराबर है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से हमारा बॉर्डर पे खड़ा हुआ सिपाही, ये सारी बातें ठीक है ना बतानी, क्योंकि इससे भी मनोबल बढ़ता है। नहीं तो मैं सीधा विषय पे भी आ जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी पार्ट उतना ही ज़रूरी है। तो अगर सबकी सहमति हो तो मैं इसको थोड़ा सा कंटिन्यू कर दूंगा। तो इससे क्या होता है, एक मनोबल बढ़ता है। आज जो हम सब एकत्र हुए हैं यहाँ पर किस लिए हुए हैं? आरोग्य मित्र प्रशिक्षण योजना, मतलब हम सबको भी थोड़ी थोड़ी सी जानकारी हो जाए। हम में से बहुत सारे लोगों को याद होगा 1971 की लड़ाई, जो जब बांग्लादेश बना था। तो मैं भी उस वक्त 9th क्लास में पढ़ता था। तो स्कूल में आया कि सभी को जो है कुछ वॉलंटियर बनना है, कुछ सीखना है। खाई कैसे खोदनी है, जब बम गिरेंगे तो लोग घायल होंगे तो उनको क्या चिकित्सा देनी है, किस व्यक्ति को पहले चिकित्सा देनी है, किसको बाद में देनी है, किसको पहले हॉस्पिटल लेके जाना है, किसको नहीं लेके जाना है। इतनी सी बात अगर पता हो, ये 4 सेंटेंस की, कि 10 लोग घायल पड़े हैं, इनमें से हमें पहले किसको लेके जाना है, तो मतलब आपने कितनी बड़ी सेवा कर ली। नहीं तो पता क्या लगा, आप सब एंथुजियम में तो थे, लेकिन आप लेके उसे चले गए जिसको ज़रूरत नहीं थी हॉस्पिटल।
आपको तो जो सबसे पहले दिखाई दे उसको ले गए। और अगर आप उसमें से चयन कर लेते कि 10 में से हमें 1 या 2 किनको ले जा सकते हैं, क्योंकि आपकी कैपेसिटी है ले जाने की, तो आप उन 2 को ले जाते जो सीरियस होते। जो 8 से सीरियस नहीं होते उनको आप कहते कोई बात नहीं, ये तो वैसे भी ठीक हो जाएगा, घर जाके भी ठीक हो जाएगा। तो हमारे वहाँ हॉस्पिटल पे भी बर्डन नहीं आते। तो इसी तरह से आज के प्रशिक्षण से जो हमें जानकारी मिलेगी, ऐसा नहीं कोई हम डॉक्टर बनने वाले हैं, लेकिन डॉक्टर से कम भी नहीं रहेंगे हम। डॉक्टर से कम क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि हमारा जो आत्मविश्वास जो बढ़ जाएगा, हमें जब दुश्मन की जानकारी होगी तो फिर लगता है कि ये दुश्मन कुछ नहीं है। जिस तरह से मान लीजिए आपके मोहल्ले में एक बदमाश आदमी रहता है, सब डरते हैं उससे, और एक व्यक्ति जाके उसके पास उससे दोस्ती कर ले तो उसे उसकी सब कुछ जानकारी हो जाएगी कैसा है। तो फिर जब जानकारी हो जाएगी तो आके कहेगा भैया कुछ नहीं है, ज़्यादा बड़ा बदमाश, बस 2 ही जने चलो मेरे साथ उसे कूटने के लिए। और 2 जने जाके उसे कूट पीट आएंगे, वो भी सीधा साधा हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है, हमें विषय की जानकारी होना है। और आज हमारे सामने जो सबसे बड़ा विषय है वो है कोविड-19, जिसकी 2 वेव आ गई हैं। 2 वेव आने से हम बहुत कुछ अपने आप ही जानकार हो चुके हैं, बहुत कुछ हम उसके बारे में जान चुके हैं। लेकिन अगर हमें प्रॉपर बहुत सारी बातें पता लग जाएं कि ऐसा करने से क्या होता है, तो फिर हमें दिक्कत नहीं होगी। कारण नहीं तो अधूरी जानकारी से क्या होता है। मुझे पिछले हफ्ते डायरिया हो गया, मुझे पता डायरिया क्यों होता है, उसके कारण क्या क्या हैं। इन्फेक्शन कारण हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, कुछ और दूसरी वजहों से भी हो सकता है। मान लीजिए मुझे डर लग गया हो किसी चीज़ से, उससे भी तो हो जाते हैं। अब डायरिया मान लो मुझे हुआ था तो डर की वजह से, अब मैं खानी शुरू कर दूं एंटीबायोटिक, फिर कहेंगे 1 हफ्ते तक तो मैंने एंटीबायोटिक खाई लेकिन हुआ कुछ नहीं, मेरे दस्त तो ज्यों के त्यों हैं। तो जानकारी प्रॉपर होना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। वो उतना ही बड़ा काम हो जाता है, और उतना बड़ा मनोबल जो हमारा बढ़ा हुआ होता है, तो उससे फिर हमें ये भी पता लग जाता है कि हमें किस मरीज़ को तो हॉस्पिटल लेकर जाना है, किस मरीज़ को हॉस्पिटल नहीं लेकर जाना है। अगर ये पैनिक भी ख़त्म हो जाए, नहीं तो अधिकतर हुआ क्या सेकंड वेव के अंदर, ख़ास तौर पे फर्स्ट वेव में इतना मुश्किल नहीं हुई जितनी हमें सेकंड वेव के अंदर हुई। जिसके बुखार चढ़ गया फ़ौरन घर में पैनिक फैल गया, हॉस्पिटल भागो। हॉस्पिटल भागो का क्या मतलब हुआ? हॉस्पिटल के अंदर फ्लड आ गया। जिनको बेड की ज़रूरत थी उसको बेड नहीं मिला, जिसे ज़रूरत नहीं थी वो बेड पे लेटा हुआ था। और अगर हमारे को यहीं पर ही जानकारी होती अपने ही मोहल्ले के अंदर, तो हम कहते भाई तू चिंता ना कर, तू ठीक हो जाएगा, तुझे कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसी संघ की योजना से ही हमने अशोक विहार में लक्ष्मीबाई कॉलेज के अंदर एक कोविड सेंटर बनाया, जिसके अंदर हमने करीब 50 बेड लगा रखे थे। और उसके अंदर हमने जिनकी ऑक्सीजन 90 से ऊपर थी उनको ही रखा, जिनकी आयु 70 से नीचे थी उन्हीं को रखा। तो बाद में एक सज्जन मेरे को कह रहे जी फिर आपने बनाया क्या, ये तो सारे घर पे ही ठीक हो जाते। तो मैंने कहा बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये सारे ही घर पे ठीक हो जाते, कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी, क्योंकि हम जो सीरियस थे उसे रख ही नहीं रहे थे। फिर हमने क्या किया, फिर संघ ने क्या किया, उसका प्रश्न था। मैं कहानी के रूप में इसलिए बता रहा हूँ चीज़ों को जो जल्दी समझ आ जाती है बात। मैंने तो सीधा ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो यहाँ से घुसा, यहाँ से निकला, घर तक कुछ नहीं पहुँचा। जब जो प्रश्न मन में उठ रहे होते हैं उनके बेसिस के ऊपर मेरे को लगता है कि जानकारी दूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उन्होंने कहा जी फिर आपने क्या किया? मैंने कहा हमने कुछ भी नहीं किया, हमने तो अपने पैसे ख़राब किए बस। जितने हमारे वॉलंटियर थे, जितने लोगों ने दवाइयाँ ला के दी, मैं सब ने अपने पैसे ख़राब किए, कुछ नहीं किया हमने सिर्फ लोगों को खाना खिलाया, उससे घर पे खाना नहीं खाना पड़ा, हमारे यहाँ खा लिया। कहले फिर लाभ क्या हुआ?
मैंने कहा लाभ अब बताता हूँ, अभी तक तो मैंने बताया जो आपके मन में था। मैंने कहा लाभ ये हुआ, ये सारे के सारे मरीज जिनको हमने यहाँ रख के ठीक किया, ये सारे हॉस्पिटल भागते, अब भी तो यहाँ आए हैं, अपने घर क्यों नहीं रहेंगे यहाँ पर। तो हमने वहाँ हॉस्पिटल में भीड़ कम की है। और अब भी हम इनको ट्रेनिंग नहीं दे सकते। जिसको बुखार है उसको हम कहें भाई साहब आप घर जाओ, या उसके घर वालों को कहें भाई साहब घर जाओ ठीक हो जाओगे, यार अच्छा आदमी है, मेरा मरीज मर जाएगा, ये अपना भाषण देने में लगा हुआ है। तो जब विपत्ति आ चुकी होती है उस वक्त भाषणबाजी नहीं चलती, उस वक्त हमें काम उसके अनुरूप करना पड़ता है। तो आज अभी हमारे पास समय है, जिस तरह से अब हम कह रहे हैं थर्ड वेव आने वाली है, थर्ड वेव आने वाली है, कब आएगी? प्रश्न पूछते हैं, रोज़ पूछते हैं लोग। तो मैं क्लिनिक पे बैठता हूँ, जब कभी फ्री हुआ, जो पेशेंट उसने देखा कोई और मरीज नहीं है, कह रहा अब आज पूछ लो अपने सारी बातें। अच्छी बात है, पूछें, बताने में कोई हर्ज भी नहीं है, बताना भी चाहिए। तो कब आएगी बता सकता कोई? एक जना हाथ खड़ा करके बता दे कि जी मैं बताऊंगा। इसका मतलब किसी को नहीं पता कब आएगी। आज हम बात कर रहे हैं कि आज हमारे यहाँ दिल्ली में 10 केस होंगे, 15 केस होंगे। थोड़ा पानी भी मंगवा देना। तो लेकिन कब आएगी तो वो हमें नहीं पता। हो सकता कल से शुरू हो जाए कि कल के अखबार में आप पढ़ो आज जी 100 केस आए हैं, फिर मंगलवार को आपने पढ़ा जी आज 200 केस आए हैं, बुधवार को पढ़ा आपने 400 केस आए हैं, वीरवार को पढ़ा 1000 केस हो गए, शुक्रवार को पढ़ा अखबार के अंदर 5000 केस हो गए। आ गई, इतनी देर लगनी आने में। अब वो कब आएगी? जब आएगी, जब अगर हम तब तैयारी करेंगे तो फिर वो पहले जैसी तैयारी होगी जैसी हमारी सेकेंड वेव में थी। तो ये हमारा जो पीरियड है बीच का, जो शांतिपूर्वक पीरियड है, ये टाइम है हमें अपने यहाँ के सब लोगों को मेंटली प्रिपेयर करना, उनको जानकारी दे देना कि भाई किस व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर जाना है, किसको नहीं लेकर जाना है। ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। और हम घर पे उसका क्या कर सकते हैं, वो भी आज इस शिविर के अंदर बाद में प्रशिक्षण के अंदर बताएंगे। ऑक्सीजन कैसे लगाई जाती है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कैसे इस्तेमाल होता है, ऑक्सीमीटर कैसे लगाया जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये वाली बातें भी नहीं पता हैं, जबकि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है, मैं क्या सोचूंगा सबको पता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हम जब बातचीत भी कर रहे होते हैं तो वो बातचीत भी ऐसे ही होनी चाहिए, ये सोचकर कि सामने वाले को कुछ भी नहीं पता है, तब वक्ता जो है ज़्यादा बता पाता है। नहीं तो कई बार वक्ता क्या करता है, अपने हिसाब से बताता है कि जो जानकारी मेरे को है उतनी तो सबको है, उसके बाद की बताऊं। तो ऐसा करने के अंदर बड़ी दिक्कत हो जाती है। बाकी लोग कहते हैं वैसे हमें तो यही नहीं पता थर्मामीटर कैसे लगाना है, और ऐसे यहाँ भी मिल जाएंगे लोग। हालांकि मैं मानता नहीं, क्योंकि ये एक एजुकेटेड कॉलोनी है, सब लोग कहीं ना कहीं किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता हैं, तो ये सब कुछ इतना तो जानते होंगे, ऐसा मैं मान लेता हूँ। लेकिन फिर भी जब प्रशिक्षण होगा, अभी बाद में बताएंगे कि कैसे लगाना है, तो उसमें हम बताएंगे थर्मामीटर भी कैसे लगाना है। तो अभी हमने क्या करना है आज का, जैसे इस योजना का नाम क्या रखा संघ ने, आरोग्य मित्र प्रशिक्षण योजना। इसका क्या मतलब हुआ? आरोग्य का मतलब आरोग्य मित्र, स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए, बिना बीमारी के रहना चाहिए, ऐसा प्रशिक्षण हम दे दें सब मित्रों को। और उसके अंदर 4 बिंदु इन्होंने बताए। पहला सुरक्षा, दूसरा सतर्कता, फिर नियंत्रण और फिर प्रबंधन। तो सुरक्षा तो अभी हम कर रहे हैं कोई सुरक्षा उसके निमित्त, हाँ मास्क जो लगा रहे हैं ये सुरक्षा ही तो है। और सतर्कता क्या होनी चाहिए? नहीं सब नहीं बोलेंगे, नहीं, वो क्वेश्चन आंसर सेशन में लास्ट में करेंगे, उसको भी हम, वो फिर बहुत मज़ेदार होगा। सतर्कता का मतलब अलर्टनेस, अलर्ट होना। अलर्ट होने में क्या है, अभी भी यहाँ सब ने लगा रखा मास्क, लेकिन कुछ बंधु ऐसे होंगे
मेरे जैसे, मास्क है लेकिन कहाँ है, तो ये है या नहीं है जैसा ही है ना। लेकिन इसकी मेरे को मजबूरी है अभी नीचे करना, क्योंकि मेरे को बोलना है। जब बोलने के लिए मेरे को ये नीचे करना है तो ये तो एक अलग बात हो गई। नहीं तो हम कहीं भी बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, कोई बात नहीं, नहीं लगाना है। मैंने बहुत से लोग देखे अकेले बैठे हैं तो भी लगा रखा है, भीड़ में बैठे हैं तो नहीं लगा रखा है। दोनों ही काम गलत हैं। तो फिर होना क्या चाहिए? सुरक्षा के लिए ये लगा होना चाहिए। कब? जैसे हम यहाँ हॉल में बैठे हैं, जब हॉल में बैठे हैं तो ये लगा होना चाहिए। और जब घर पे अकेले बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं अकेले, तो गाड़ी में ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए अकेले? हाँ, तो हालांकि उस वक्त ज़रूरत नहीं है इसको लगाने की। एक मिनट, सभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि सारी बात जो मैं बताऊंगा सबको पता है, और हो सकता है थोड़ी बहुत मेरे से ज़्यादा भी पता हो कुछ लोगों को, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सब विद्वान हैं। लेकिन बातचीत करने से वो सारी बातें रिफ़्रेश हो जाती हैं, दोबारा से माइंड में क्लियर हो जाती हैं, क्लैरिटी हो जाती है, इसलिए ये प्रशिक्षण रखे जाते हैं। नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है, जब बीमार होगा डॉक्टर को बात जाएंगे, इलाज कर देगा, काम ख़त्म हो गया। लेकिन जो मैंने जैसे शुरू में बताया कि मनोबल कैसे बढ़ाया जाएगा, हम पैनिक में कैसे नहीं आएंगे, वो सबसे बड़ी चीज़ है। हमें ये विश्वास होगा कि अरे यार कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, आप बैठो ना यहाँ पे, लेटो, मैं करूँगा इलाज आपका। डॉक्टर नहीं आया ना, कोई बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। अगर हमने रोगी का मनोबल इतना बढ़ा दिया तो समझो आपने उसका ऑक्सीजन लेवल 90 से 97 कर दिया। मैं 80 से 90 की बात नहीं कर रहा हूँ, आप 85 से 90 भी कर दोगे उसका, 70 से 80 नहीं कर पाओगे। लेकिन 70 वाले को भी आप जब इतना भरोसा दे दोगे कि भाई तू चिंता ना कर, तू ठीक हो जाएगा, तो उसका 70 से 72 74 भी होगा या नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन उसका जो अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल जितना ज़्यादा होगा उसे कुछ नहीं होने वाला। हमारे पुराने ग्रंथों के अंदर कहानी आती रहती हैं, वो सब कहानियाँ इसीलिए बनाई गई हैं कि हमें छोटी छोटी बातों से मनोबल मिलता रहे। जिस तरह वो कहानी सुना देता हूँ, वैसे आवश्यकता नहीं है कि दो व्यक्ति बैठे थे, इसी बात पर चर्चा हो रही थी, डर के ऊपर और मनोबल के ऊपर। तो क्या करें? तो इसी तरह से जानवरों में भी हो रही थी। एक मेंढक था, एक सांप था, वो दोनों चर्चा कर रहे थे। तो मेंढक बोला, ये तेरे काटने से कोई नहीं मरता, ये तो अपने डर से ही मर जाते हैं। सांप बोला, ला ऐसे कैसे है? कह रहा मेरे काटने से तो कोई नहीं मरता। मेंढक बोला, क्योंकि उन्हें मेरे से डर नहीं लगता है। और हमें भी ये पता है आज की डेट पर कि हमारे यहाँ के 99% सांप जहरीले नहीं होते हैं, पता है। अभी एक सांप आ जाए, हमें पता ये जहरीला नहीं है, तब भी क्या होगा? यहाँ भगदड़ मच जाएगी। क्यों मच जाएगी? बस ये पता ये सांप है, किसी को ये नहीं पता ये कौन से वाला सांप है। जब ये नहीं पता तो भगदड़ मचना स्वाभाविक है। और अगर हम सबको ये जानकारी हो कि ये सांप है कौन सा, पॉइजनस है या नहीं है, पॉइजनस होगा तो भी फिर हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि अब इससे कैसे बचना है। भगदड़ से क्या होगा? वो और ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा। सांप कब काटता है? उसको जब डर लगता है कि ये सामने वाला मुझ पे अटैक ना कर दे, तो फिर वो अपने बचाव की मुद्रा में आके काटता है। और अगर सब लोग शांति से बैठे रहें, हॉल तो खाली करना है, लेकिन शांति से बैठे रहें, एक एक करके निकलना शुरू कर दें कि सांप को पता ही ना लगे, तो क्या होगा?
सारे लोग तो हॉल के बाहर और अकेला सांप अंदर। अब हम बुलाएंगे सांप को पकड़ने वाले एक्सपर्ट को, सारा काम हो गया। और जब हम भगदड़ मचाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, वही हमारा सबसे ख़राब काम होता है। तो ऐसे कोविड के लिए भी हम भगदड़ ना मचाएं, हमारे को जानकारी हो जाए चीज़ों की, तो वो सबसे अच्छा विषय है। तो इसके अंदर मैं और बताता हूँ नीचे क्या दिया हुआ है। फिर आया इसके अंदर नियंत्रण। अब सुरक्षा के अंदर पहले सुरक्षा की चीज़ें बता देते हैं, क्या क्या सुरक्षा हो सकती है। पहला तो आया ये मास्क। अब ये मास्क कैसा होना चाहिए, अब बता सकते हो, कोई भी एक जना खड़ा होकर बताए मास्क कैसा होना चाहिए। मास्क का क्या मतलब है, ये मास्क क्या करता है हमारा, जो वायरस है वो हवा में घूम रहा है, तो सबसे पहले कहाँ से घुसेगा हमारे शरीर में, नाक से या मुंह से। जब हम बोल रहे हैं, बोलने का काम कम होता है, तो ज़्यादा उसको कहाँ से जगह मिली, नाक से। और नाक से क्यों मिली है ज़्यादा, क्योंकि हम बार बार सांस इनहेल कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं। जब इनहेल किया हमने तो उसके साथ वो अपने आप ही चला गया, उसे पता नहीं थी जगह दरवाज़ा कौन सा शरीर का, वो अपने आप ही चला गया अंदर। जब वो चला गया तो वो घबराया अंदर जाके, ये मैं कहाँ फंस गया। फिर वो इरिटेट होना शुरू होता है, फिर वो कोई जगह ढूंढता है वहाँ पे कि मैं कहाँ छुपूँ। छुपने के लिए जहाँ भी उसे जगह मिलती है, हमारे नाक के अंदर की कैविटी हैं उनमें जगह मिल जाती है, हमारे गले के अंदर जगह हैं, वहाँ जाके छुप के बैठ जाता है। अब वो तसल्ली से बैठ गया। जब वो तसल्ली से बैठ गया, उसके बाद क्या करेगा, या हमारे लंग्स में जाके बैठेगा। तीन ही तो जगह हैं। जब वो तीन जगह के अंदर बैठेगा, फिर उसको सांस आई, अरे अब ठीक है, अब कोई चिंता नहीं है, बैठे हुए हैं ना आराम से। अब क्या करेगा वो, अब कहेगा खाना पीना ढूंढो। फिर खाने के लिए वो अपना हमारे शरीर में खाना ढूंढता है। जब खाने का मिल जाता है, फिर क्या करता है वो, फिर कहता है अपने को बचाने के लिए अपनी प्रोडक्शन बढ़ाओ। ऐसा देश के अंदर भी होता है ना, कुछ लोग गलती से या जानबूझ के कंट्री में घुस जाते हैं। घुस के सबसे पहले वो क्या करते हैं, यही काम करते हैं जो वायरस कर रहा है। पहले तो ठिकाना ढूंढेंगे, कहीं ठिकाना ढूंढ के वहाँ देखा आप जम गए ना यहाँ, अब खाने पीने का हिसाब ढूंढो। फिर वो ढूंढते हैं, फिर कहते हैं अब सुरक्षित रहना है तो क्या करो, प्रोडक्शन बढ़ाओ। सेम वायरस वही कर रहा है। जब वो बहुत सारे हो जाते हैं, मिलियंस के अंदर हो जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, फिर वो हमला करते हैं। और इस हमला करने के अंदर जब वो हमारे शरीर में घुसे थे और जिस दिन हमला किया हमारी बॉडी के ऊपर, उसमें 14 दिन लग जाते हैं उसे। कुछ के ज़्यादा ताकतवर होते हैं, नटोरियस होते हैं वायरस, वो 10 दिन में भी कर सकते हैं हमला, 1 हफ्ते में भी कर सकते हैं। कमज़ोर से कमज़ोर वाला भी वायरस बॉडी के अंदर जाके 14 दिन के अंदर हमला कर देता है। मतलब 14 दिन के अंदर व्यक्ति को बुखार आ ही जाएगा। तो फिर हमें क्या करना है, इसको ही रोकना है इससे। अब ये मास्क कैसे होने चाहिए, हमने इसे बंद कर दिया। अब हमारे साथ एक समस्या हो गई, सांस कहाँ से लें, सांस कहाँ पर छोड़ें। तो ये ऐसा होना चाहिए कि जिससे हमें हवा भी अंदर आती रहे और वायरस आने के चांसेस कम हो जाएं। तो इसके लगाने से कोई 100% सुरक्षा नहीं होती, ये भी सब तय है। कोई ये सोच ले कि जी मैंने तो ये लगा लिया है, अब मैं 100% सेफ़ हूँ, नहीं है। 95% सेफ़ है, 90% सेफ़ है। अब 90-95% सेफ़ वाला कोई दूसरा आर्गूमेंट भी कर सकता है, भाई साहब जब सुरक्षित तो हुए ही नहीं, 5% में क्या पता मेरा ही नंबर लगे, तो मैं तो लगाता ही नहीं हूँ। तो अब एक लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी चलता है, और ये सारी दुनिया किस पे चलती है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे चलती है।
हमारे वीरेंद्र जी बैठे हुए हैं, बैंक मैनेजर थे, लोगों को लोन बांटते थे। ये कहेंगे वैसा लेके डूब जाएगा पैसे, मैं तो दूंगा नहीं किसी को, तो बैंक नहीं चलेगा, बैठे रहो अब घर पे, थोड़े दिन में बैंक की ताला लग जाएगा। तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के बेस के ऊपर ये लोन बांटते हैं, लेकिन पूरे सुरक्षा और एहतियात सतर्कता बरतते हुए बांटते हैं कि ठीक है 5% ही तो डूबेंगे, 95% से तो रिकवरी होगी, 95% से रिकवरी होगी तो बैंक चलता रहेगा कि वो जो लॉस हुआ है वो भी रिकवर उसी में से हो जाएगा। तो सेम इसी तरह से जब हमने ये लगाया है 95% का मतलब हो गया 95% लोग तो सुरक्षित हो गए, 5 को ही होगा ना, तो कौन से वाला काम ज़्यादा अच्छा हुआ, जिसके अंदर ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो ये फिर सबको लगाना ही चाहिए। फिर इसके अलग अलग तरह के रूप आते हैं, बहुत हमने ला रखे हैं क्या ये सारे अलग अलग तरह के, चलो नहीं है तो वैसे बता दो।